हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लासेज नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेज रेगुलर हो ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके लिए आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके छोटे से सपोर्ट से मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलेगा। और आप लोगों ने इतना इंतजार किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न, सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005, 2022, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और बीपीएससी बीएओ 2024 के समान अध्ययन के प्रश्न इसमें शामिल हैं। यानी इसमें इस सीरीज में जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इन्वायरमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, सामान्य विज्ञान, बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यह सीरीज बीपीएससी, टीआरई 4 और एईडीओ एवं अन्य सभी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो व्याख्या को आप लोग जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? तो कलकत्ता, यानी कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये दोनों ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1917 में। और वह अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो कलकत्ता में वह अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट और की बात करें, और उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। इनकी पत्रिका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी प्रमुख पत्रिका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ इसमें नोट भी ध्यान रखिए। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो कांग्रेस की, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो है भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। मूल रूप से कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी, ये भारतीय नहीं थी। लेकिन अगर पूछा जाए प्रश्न में कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? 1925 में। 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय लगा दिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो 1925 में। किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू के बारे में और हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का
भारत कोकिला कहा जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ये सब पॉइंट भी आप लोग इनके बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बने, ठीक है, तो व्याख्या स्किप मत करिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखिए ये आपका 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2005 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बीपीएससी टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1856। व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। ध्यान रखिएगा, इन राइफलों में जो है किसका उपयोग? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जो राइफल में कारतूस लगता था उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, और उसमें किसकी चर्बी? तो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका क्या कर दिया? खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अच्छा, 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से। कब? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था इसका चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनगणना चर्चा में है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। उस समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो उस समय क्या था? भारत का वायसराय था, यानी ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से लेकर 1872 तक जो है ये भारत का क्या था? वायसराय था। डिटेल देखते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना कब? 1872 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। और उस किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना मेयो के समय में और नियमित रूप से तो लॉर्ड रिपन के समय में। साल 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब? तो 1951 में। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत की क्या कौन सी थी? 15वीं। अब जो होने वाली है कौन सी है? 16वीं। और स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो 2011 वाली 7वीं थी, और जो अब होने वाली है तो 8वीं होगी। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली क्या थे? इसके जनगणना आयुक्त थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण आप लोग पता होगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि चर्चा का विषय कब बना था? तो चर्चा का विषय इसमें बना था 1916 में। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ वाला, उसमें। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था, यानी फिर से इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे जो अलग हुए थे पहले। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था लखनऊ समझौता में? इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन को, यानी जो 1916 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और राजकुमार शुक्ल के बारे में ध्यान रखिएगा। इनके आग्रह पर ही, यानी इनके बुलावे पर ही गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। और गांधी जी ने 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था, जिसका नाम क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह जिसका नाम था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था? करा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है। मुस्लिम लीग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में। इसके बाद इस प्रश्न को डिटेल से देखते हैं। मार्च 1940, यह डेट ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पे हुआ? तो लाहौर में हुआ था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, कहां पे? लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ लाहौर में हुआ, वहां पे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में जो लीग का, यानी मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? अगर पूछा जाए प्रश्न में कि द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल ने। कब किया था? जो लीग का 1930 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1933 से 35 के बीच में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली, इनका नाम था चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। इसमें जो है, इस पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत जो था, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को इसमें शामिल किया गया। पाकिस्तान में जो है किसको शामिल किया गया? पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को इसमें शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में
फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो प्रस्ताव था ये 23 मार्च 1940 को जो लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ उसमें पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अभिनव भारत का गठन डैश ने किया था। अभिनव भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने इसका गठन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी डी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो नासिक में। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, यानी विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, वी डी सावरकर द्वारा 1899 में एक संस्था था जिसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला एक गुप्त सभा थी। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना की थी और 1904 में यही जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। 1899 में जो पहले मित्र मेला था उसी को जो है 1904 में अभिनव भारत के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन की अलग वीडियो बना दी जाए तो जरूर मैं इसको बनाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 1905 के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। कहां पे हुआ था यह अधिवेशन? तो ध्यान रखिएगा, बनारस में हुआ था। ठीक है, जगह भी ध्यान रखिएगा, जगह से भी प्रश्न पूछा जाता है। कहां पे हुआ था? तो बनारस में यह अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, TRE 1 में प्रश्न पूछा गया था, ये TRE 1 में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे इनके MG रनाडे। MG रनाडे जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के गुरु थे, ध्यान रखिए, गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा था। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि किसने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आंध्र महिला सभा, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। इनके बारे में देखते हैं, इन्हें आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गाबाई देशमुख को किसके नाम से? तो आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मद्रास में कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो 1930 में हुआ था, के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था और उन्हें कैद कर लिया गया था। वह AMS यानी आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने दो अन्य प्रमुख राष्ट्रवादियों AK प्रकाशम और देशोधरका नागेश्वर राव की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किया था। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा स्वराज, स्वराज जनता के लिए वर्गों के लिए नहीं, यह नारा किसने दिया था? कि स्वराज जनता के लिए वर्गों के लिए नहीं, किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका 42वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो यह नारा किसने दिया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने यह नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको किस नाम से? तो देश बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो है कौन सा नारा दिया था? स्वराज जनता के लिए है, वर्गों के लिए नहीं। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1922 में एग्जाम में पूछा गया है। 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? गया में, यानी बिहार में हुआ था। ठीक है, तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछा है, इसमें कौन सा गलत है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, बिल्कुल सही बात है ये तो। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये आपका गलत है, दूसरा गलत है। 1921 में नहीं, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये क्या आपका गलत है। अगला है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल करेक्ट है ये। 1916 में गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, तो ये सही है। तो इसमें गलत पूछा है, इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1921 नहीं होगा, 1922 होगा। डिटेल देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गांधी जी वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन, यानी जो फरवरी 1916 में हुआ था, के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। इस अवसर पर गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिया था। कब दिया था? तो फरवरी 1916 में। असहयोग आंदोलन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा था कब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी देखने को भी मिलेगा। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ में 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर लिया? वापस ले लिया था। ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जब उन्होंने स्थगित कर दिया उसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कब किया गया? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं होने के कारण जो है 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो साबरमती से शुरू किया था। कहां से? साबरमती से नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था गांधी जी ने। देखते हैं डिटेल से। नमक यात्रा, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से शुरू किया। कहां से शुरू किया? साबरमती आश्रम, कहां पे है ये? गुजरात में से शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। कब से कब चला नमक यात्रा? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और कहां से शुरुआत इसकी? तो साबरमती आश्रम से। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की। इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों की यात्रा थी? तो 24 दिन की यात्रा थी। कितने मील, ये प्रश्न पूछा गया है, तो 240 मील की दूरी की उन्होंने यात्रा की थी। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, नमक बनाकर। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसे नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी जब नमक सत्याग्रह हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू
उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसने अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग, जेम्स बेबेल और अन्य को काफी प्रभावित किया था। इस यात्रा ने जो अमेरिकी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग और जेम्स बेबेल को भी प्रभावित किया था। इसे सफेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो उसमें यात्री थे, जो यात्रा कर रहे थे, सभी लोगों ने जो है सफेद खादी पहनकर इस मार्च में भाग लिया था। ठीक है। गांधी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गरीब आदमी का संघर्ष कहा था। देखिए यहां से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले देखते हैं इसमें लेक्स लोकी अधिनियम। लेक्स लोकी अधिनियम कब आया था? 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम आया था। इसके बारे में अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अगला है बंगाल टेनेंसी अधिनियम। बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था 1885 में। कब आया था ये? 1885 में। अगला आयोग की सहमति अधिनियम। आयोग की सहमति अधिनियम 1891 में आया था ये। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था? 1904 में आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? कौन सा अधिनियम आया था? तो लेक्स लोकी अधिनियम आया था। तो किस में है? ऑप्शन डी इसका राइट। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल से इसको। लेक्स लोकी अधिनियम कब आया? 1850 में आया था। इसमें क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य धर्मांतरित लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना था। यानी इस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया। यानी जो लोग धर्म परिवर्तित किए, यानी ईसाई धर्म स्वीकार किए, उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया लेक्स लोकी अधिनियम के द्वारा। कब आया? 1850 में आया था ये। ठीक है। अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट, यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया? 1885 में आया था ये। ठीक है। यह अधिनियम जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करता था। जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकार के लिए लाया गया था ये। इसका मकसद क्या था? तो जमींदारी उत्पीड़न से किराएदारों की रक्षा करना। जमींदारी उत्पीड़न से किसकी रक्षा करना? जो किराएदार थे उसकी रक्षा करना था। यह अधिनियम 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के बाद आया, जिसने जमींदारों को ज़्यादा अधिकार दिए थे और किराएदारों के अधिकारों को कम कर दिया था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? तो 1793 में आया था। और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो जमींदारों को ज़्यादा अधिकार दिया गया था और किराएदारों को कम अधिकार दिया गया था। लेकिन जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया 1885 में, ये किसके लिए आया? तो ये किराएदारों की रक्षा के लिए आया। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सहमति की आयु अधिनियम कब आया था? ये 1891 में आया था। एक पारसी समाज सुधारक वी.एम. मालाबारी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, वी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों से जो है ये 1891 में यह अधिनियम पारित किया गया। और इसके अनुसार पहले जो शादी की उम्र थी, यानी विवाह की उम्र थी, 10 वर्ष थी, और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 12 कर दिया गया। और ये किसके समय में आया था यह अधिनियम? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। किसके समय में? लैंसडाउन के। अगला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1904 में आया था। ठीक है। किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे पेश किया गया था। और किस लिए लाया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा, यानी जो विश्वविद्यालय की शिक्षा थी उसमें सुधार के लिए यह लाया गया था। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का विस्तार किया। शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशालाएं जैसी नई पहल की शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी का पटना में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ? कह रहा है किस विदेशी कंपनी का पटना में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ। ये कई बार पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में प्रवेश की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली पहली कंपनी थी, जिसके द्वारा 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता था। पटना में सबसे पहले कौन सी कंपनी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और
जो कारखाना स्थापित किया था उसे अब वर्तमान में पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले कौन यूरोपीय प्रवेश किया था, तो पुर्तगाली प्रवेश किया था। ये पटना पूछा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, फिर डच आए 1595 में, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम देख लेते हैं, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। ये क्रम दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विलय की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विलय नीति यानी जो हड़प नीति थी, करा कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में। इस नीति की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लाया गया था, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह लाया गया था हड़प नीति। दूसरा इसमें, इस नीति से प्रभावित होने वाले प्रांत सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी थे। बिल्कुल सही है। इस नीति से प्रभावित होने वाले प्रांत कौन थे, तो सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इस नीति ने गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है। इस नीति के द्वारा गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन प्रश्न पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए पहला आपका क्या है, गलत है। डिटेल से देखते हैं इसको। वर्ष 1848 से 1856, 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। इसी के काल में अधिग्रहण की इस नीति, यानी जिसे व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, डलहौजी के समय में। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो है, तो उसकी रियासत अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन जब्त कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति के द्वारा क्या था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, तो वो अगर उसका कोई वारिस नहीं है, पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति किसके अधीन हो जाती थी, तो अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। ठीक है, किसी भी शासक द्वारा गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा जो है कोई शासक जो है वो गोद नहीं ले सकता, यानी जिसके बच्चे नहीं है, पुरुष वारिस नहीं है, वो गोद नहीं ले सकता। गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतों का अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया। देखिए, क्रम पूछा जाता है किसका कब विलय किया गया था, तो सतारा का ध्यान रखिएगा 1848 में, जैतपुर संभल का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853, नागपुर 1854। ये क्रम ध्यान रखिए, कभी कभी क्रम पूछा जाता है और कभी कभी मिलाने के लिए भी ये आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका, सतारा का 1848, जैतपुर संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अनंत सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा, तो विजयनगर के शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अनंत सागर जलाशय का। डिटेल से देखते हैं। अनंत सागर टैंक मालदेवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध के साथ बनाया गया था। किसके द्वारा, तो विजयनगर शासकों के द्वारा बनाया गया था। विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था, तो 1336 में। ठीक है, संगम वंश के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या थी, विजयनगर की हम्पी इसकी राजधानी थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। ध्यान रखिएगा, इस पे जो विजयनगर पर कितने राजवंश ने, 4 राजवंश। कौन कौन थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। नेक्स्ट है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, करा 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कौन सा आयोग, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। उसमें कौन थे जो भारतीय थे, उनका नाम पूछा इसमें। तो उसमें शामिल थे सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत
वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले, ध्यान रखिएगा इनका नाम, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और उसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल थे जिसका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अभी जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है, ये कब आया था? 1904 में आया था। नेक्स्ट है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किस लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। और किस लिए? तो इसमें सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन से संबंधित कानूनी प्रशासनिक विनियमन 10 जुलाई 1800 को स्वीकृत हुए, जबकि कॉलेज की औपचारिक रूप से स्थापना 4 मई 1800 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सिविल सेवक जो थे, ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत के प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं की शिक्षा देना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। यानी सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना उद्देश्य था। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो न्यू इंडिया, ये किसकी पत्रिका? एनी बेसेंट की पत्रिका। लीडर मदन मोहन मालवीय। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का। और फ्री प्रेस जर्नल, ये किसका? तो एस सदानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लीडर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लीडर। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। यह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का क्या करते थे? प्रचार करते थे। फ्री प्रेस जर्नल जो 1928 में आया था, एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन मुंबई से किया जाना था। यंग इंडिया ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये जो है किसकी पत्रिका थी? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? कह रहा फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 1839 में फराजी आंदोलन के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर के करामत अली के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में, ठीक है, ये आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था तायूनी आंदोलन। और ये कब? 1839 में। कहाँ पे? ढाका में। किसके द्वारा? तो करामत अली के द्वारा। फराजी आंदोलन की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूदा सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना किसने की? हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना एनएस हार्डिकर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएस हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस नेता डॉक्टर एनएस हार्डिगर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाला इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, किसके लिए? गांधी टोपी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पूछ रहा प्रथम बैठक। संविधान सभा की आप सभी को पता होगा 9 दिसंबर को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी। इस ऐतिहासिक बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुई थी।
और इसमें जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा में। तो कितने सदस्यों ने? 207। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना इसका उद्देश्य था। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी सभापति चुना गया। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान था किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकृत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर को, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि हमारा जो संविधान था ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू हुआ था। और इसीलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा इसके अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? करा कि लेखन समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। उसमें जो सदस्य थे, पूछ रहा है इसमें कौन सदस्य नहीं शामिल थे? तो जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, प्रारूप समिति की बात हो रही है इसमें, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। बाकी N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसमें शामिल थे। डिटेल से देखते हैं इसको। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जिनका नाम क्या था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इनके अलावा कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ध्यान रखिएगा, BL मित्र के स्थान पर N माधवराव बने और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी बने थे। ठीक है, इन सभी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये भी देखिए कई बार पूछा गया है। सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य पूछा यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में। ऑप्शन C, 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना। देखिए इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। अगर पूछा सहयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1974 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन आया कब? 1975 में। इसके तहत जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में मिला। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोनों संविधान संशोधन भी ध्यान रखिएगा, ईयर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत के संविधान के अनुच्छेद 171F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, 1975 में। 22वां। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ?
नागरिकता संशोधन कानून ये कब पारित हुआ था? तो ये दिसंबर 2019 में। देखिए दिसंबर में 2 दिसंबर है, तो ध्यान रखिए 11 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट है, दिसंबर 2019 में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर को जो है इसकी मंजूरी प्राप्त कर दिया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित अधिनियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? अच्छा सॉरी, कह रहा संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत पूछा गया है कि किसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, एक से अधिक होगा ये, इसमें मौलिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 का क्या है? एक मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत क्या है? मूल अधिकार है। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अव्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसके अंतर्गत हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। और इसके तहत जो है ये मौलिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है और ये संवैधानिक अधिकार भी है, इसलिए आपका ऑप्शन ई सही था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 19 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 19। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 19 ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और इसी में ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, मूल अधिकार की बात करते हैं, ये किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। और वे अधिकार जो नागरिकों को सर्वांगीण विकास और गरिमा के लिए आवश्यक है उसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है और इसे संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1235 में इसका उल्लेख है, भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन सा? समता का अधिकार, आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 को क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट ध्यान रखिएगा। संविधान में जो मूल रूप से कितने अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार किसमें था पहले? तो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकारी की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल अनुच्छेद जो है 300A में, 300A, ये आपका क्या है? अब जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार बन गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1978 में। पहले 7 थे मूल अधिकार, अब कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 6 का नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कह रहा कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4, भाग 4 में क्या है आपका? राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी है और इसमें जो आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। डीपीएसपी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। डीपीएसपी इसमें क्या होता है?
वे दिशा निर्देश जो राज्य सरकार जो राज्य यानी सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग पूछा जाए, भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये प्रकृति में कैसे हैं? तो ये गैर न्यायोचित है, यानी इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर मूल अधिकार था, जिस मूल अधिकार है उसका उल्लंघन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं, यानी कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? आर्टिकल 37 के अनुसार। इसका उद्देश्य क्या? तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग 4 में है ये। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेश को लागू किया गया था, उसका नाम क्या? तो ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। उसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, क्या नाम था उसका? स्वर्ण सिंह समिति। और इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का और उसके तहत अनुच्छेद 51 का, ध्यान रखिएगा, भाग 4 का और आर्टिकल की बात करें 51 का, यानी 51A संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर के संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किस भाग में है? तो भाग 4 का में है, यानी 4A में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 का, यानी 51A में क्या आपका मौलिक कर्तव्य है। जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा 2002 में एक संविधान संशोधन और हुआ, जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा से संबंधित था ये। ठीक है, और अब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष कितने थे? 12 सदस्य इसमें, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे इसमें? 12 सदस्य इसमें थे। ठीक है, पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10। ठीक है, लेकिन अब कितने हैं? 11। 2002 में एक नया जोड़ा, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में कहा गया है ये? तो आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है, 53(1) के अनुसार कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में है। और आर्टिकल 53(1) में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी किसमें निहित होगी? तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकेगा। इस प्रकार जो है भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हुआ? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, यानी महान न्यायवादी। महान न्यायवादी किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 76 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 76 में। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। और यह भारत सरकार का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। और किसके प्रसाद पर्यंत तक काम करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह अपना पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है। पूछ रहा है कि भारत विस्तृत है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी सही नहीं, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह फैला। ये आपका क्या है, देशांतरी विस्तार है और ये क्या आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, और इधर वाला क्या है आपका देशांतरी विस्तार है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा यहाँ पे है कर्क रेखा, और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, और डूरंड रेखा की बात कर रहे थे, तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा यह खींचा गया था, इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी पूछ रहा है, ये किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी ये बिहार में है, तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी का यह भाग है। कहाँ पे है ये, तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी जिसे बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है उसका ये भाग है। देखिए हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका बृहद हिमालय है, ठीक है, दूसरा लघु हिमालय, और तीसरा आपका क्या है बाह्य उप हिमालय, या जिसे शिवालिक के नाम से भी यह जाना जाता है। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कौन सा हिमालय आपका 3 हिमालय, बृहद हिमालय आपका कौन सा, दूसरा आपका लघु हिमालय, और तीसरा आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, जो शिवालिक जो आपका सोमेश्वर पहाड़ी है वो इसी का हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। करा किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलता है, तो यहाँ पे आपका नीलगिरी पहाड़ी है, तो ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीलगिरी पहाड़ी, ये आपका इधर वाला भाग आपका क्या है पश्चिमी घाट है, और ये क्या है पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर यह स्थित है, जिसे ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा, यानी डोडा बेट्टा इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डोडा बेट्टा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड का देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा गया 2023 में प्रश्न है ये। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है। तिब्बत से नहीं लगता, अल्मोड़ा, ऑप्शन ए अल्मोड़ा। देखिए यहाँ पे आपका तिब्बत है। उत्तराखंड का कौन कौन सा जिला है यहाँ पे देखिए, ये उत्तरकाशी है जो तिब्बत से लगता है, चमोली लगता है, ठीक है, और पिथौरागढ़ लगता है। ठीक है, कौन सा लगते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ लगता है। नेपाल से कौन कौन लगता है, पिथौरागढ़ लगता है, और चंपावत लगता है, और ऊधम सिंह नगर लगता है। और ये जो पिथौरागढ़ है तो आप देख रहे हैं इधर से भी लगता है तिब्बत से भी, और ये नेपाल से भी लगता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही इसमें दिया है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, कब सबसे ज्यादा, तो दक्षिण भारत में, ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। ये द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें आपका तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण पूर्वी भाग के अलावा मध्य भारत और उत्तर भारत में थोड़ा बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा प्रयाग है, तो देवप्रयाग है। कौन सा प्रयाग है, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देखिए 5 प्रयाग हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग वही स्थान है जहां भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलती हैं, और यहीं से जो है मिलकर गंगा, ठीक है, पहले जो है अलग अलग नाम से, जब ये दोनों मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, तो किस नाम से प्रभावित होती हैं, तो गंगा नाम से प्रभावित होती हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा सब में कॉमन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अलकनंदा में जो जो नदियां मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकटक। एक है लोकटक, क्या है? एक झील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक क्या है? एक झील है जो कहाँ पे है? तो ये मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है ये। और ये कैसी झील है? तो ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह अपने तैरते हुए द्वीपों जिसे फुमदी तथा इन्हीं पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा द्वीप है? तो आपका तैरता, इसमें तैरता हुआ द्वीप है। और इसी पे एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? कह रहा जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को क्या करता है? काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव। ऑप्शन ए, गली कटाव कहा जाता है उसे। ठीक है, गली कटाव बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है। किस नदी बेसिन में? चंबल नदी बेसिन में। और इसे बीहड़ या खड्ड भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कह रहा किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी, कर्नाटक में भी और गुजरात में भी। देखिए, काली मृदा ये दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। इस मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे कपास वाली, यानी ये किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए कपासी मिट्टी कहा जाता है, यानी कपास वाली मिट्टी कहा जाता है। और ये चिपचिपी होती है। ठीक है, गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, इसीलिए इसे उसमें दरार पड़ जाता है और इसलिए क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे कौन सी मिट्टी? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कपास के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये देखिए आपका दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार इसमें पाया जाता है, मुख्यतः इसमें गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इन सब जगहों पर यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पे? मुरैना में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुरैना में इसकी स्थापना, मुरैना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है। भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयत्नों में से मुरैना जो मध्य प्रदेश में है के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा होता है यानी जो डेटा होता है, ये कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको हम लोग। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका नाम था क्या आपका? सीएसओ, यानी सीएसओ का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करता था। पहले कौन करता था? सीएसओ करता था। लेकिन ध्यान रखिए, वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर दोनों को एक कर दिया गया, जिसका नाम था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ का गठन किया गया। और यही जो क्या करता है? राष्ट्रीय जो आय है उसका डेटा ये प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं है। कर पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न देखिए 2025 में पूछा गया था, यानी 71वीं बीपीएससी में। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है कैसा कैंसर है? तो वह कैंसर जो त्वचा या शरीर के आंतरिक अंगों की परत से उत्पन्न होता है। ठीक है, कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर है और इसके उपचार के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका गलनांक पूछ रहा है सबसे उच्च होता है इनमें से? तो बोरान का गलनांक जो है सबसे उच्च होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गलनांक क्या होता है? गलनांक वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर किस अवस्था में पहुंच जाता है? तो द्रव अवस्था में। इसको क्या कहा जाता है? गलनांक। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य अवस्था में होती है। बोरान का गलनांक कितना होता है? 2350 केल्विन। एल्युमिनियम का गलनांक जो है 933 केल्विन। सिलिकॉन का आपका 1687 केल्विन और लोहे का आपका होता है 1811 केल्विन। ठीक है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरान का होता है इसमें से। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था 71वीं बीपीएससी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित सवाल में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा। तो ये हरा सवाल है। कैसा सवाल है? हरा सवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे सवाल का उदाहरण है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है और दुनिया भर में इसकी 400 अधिक प्रजातियां हैं, 400 से ज्यादा हैं। और स्पाइरोगाइरा को जलीय रेशम भी कहा जाता है, इसे वाटर सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा का कैसा सवाल है ये? तो हरा सवाल का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। करा लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, आरबीसी विहीन जंतु कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केचुआ। ध्यान रखिएगा, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, लेकिन केचुआ का जो रंग होता है रक्त का वो कैसा होता है? लाल होता है। और तथा रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। इसके प्लाज्मा में रक्त के इसमें हीमोग्लोबिन घुला होता है, इसलिए उसका रक्त लाल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये सीरीज चलती रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी इसे कर दीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।